Assalamualaikum dear students. This is first lecture of our second module essay writing. जब हम essay writing की बात करते हैं इससे पहले कि हम पैराग्राफ राइटिंग में बात करें हमें समझना पड़ेगा कि essay क्या है। essay के पेपर में कभी भी वो आपको किसी एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं देता। यानी ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि भाई फलाने बंदे ने तो जेंडर स्टडीज पढ़ा हुआ है तो जेंडर स्टडीज में से ऐसे आता है, या किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो इकोनॉमिक्स में से ऐसे आता है। ऐसे नहीं होता। आपके एस्से पेपर में देयर इज नो सब्जेक्ट जिसमें से स्पेसिफिकली कि हम कहेंगे कि फलाने कोर्स में से आ रहा है। हाँ, ओवरलैपिंग जरूर होती है, लेकिन वो ओवरलैपिंग ऐसी होती है कि जैसे आपका करंट अफेयर का पेपर है, सो करंट अफेयर के पेपर में यू हैव टू लुक एट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में से आपके पेपर में टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान की बात करी है तो पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन आइसोलेशन। सो ये बाकी पूरी दुनिया के साथ है। सो हम बात करते हैं पाकिस्तान अलोंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा, आपका पाकिस्तान अफेयर का पेपर है व्हिच इज डोमेस्टिक। सो आपको आपके पेपर में टॉपिक्स जो है वो पाकिस्तान अफेयर से भी ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये नहीं होता कि जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है वो ज्यादा बेहतर तौर पे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज अ मिथ, और अनफॉर्चुनेटली ये उन बदतरीन मिथ्स में से है जो कि सीएसएस के बच्चों को हॉन्ट करती हैं। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डन मास्टर्स इन लिटरेचर जस्ट बिकॉज दे वर टोल्ड कि अगर वो लिटरेचर में मास्टर्स कर लें तो उनकी सीएसएस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं एमए इंग्लिश की, तो एमए इंग्लिश में आपको जो पढ़ाया जाता है वो है लिटरेचर। यू आर नॉट गोइंग टू बी टॉट लैंग्वेज। तो जब आपको लैंग्वेज बताई नहीं जा रही, जब आपको लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जा रही, तो आप लैंग्वेज को प्रिपेयर कैसे करेंगे? आप एमए इंग्लिश कर लें, आप एमफिल कर लें इंग्लिश लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में कर लें, उससे आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी। आपको वहां पे एस्से राइटिंग नहीं सिखाई जा रही, वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि शेक्सपियर को कैसे पढ़ते हैं, मिल्टन को कैसे पढ़ते हैं। आपको बताया जाएगा कि नॉवल में और ड्रामे में फर्क क्या है, नॉवल में क्या होता है, नॉवल की डायनामिक्स क्या है, ड्रामे की क्या है, पोइट्री की क्या है। आपको इन चीजों में ट्रेन किया जाएगा, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में। इससे बेहतर ये है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई कोर्स कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई स्पोकन कोर्स कर लें, कोई राइटिंग का कोर्स कर लें। दैट वुड बी बेटर एंड मोर फोकस्ड। लेकिन आपको तब तक ये चीजें नहीं आएंगी जब तक कि आप इन चीजों के ऊपर इंडिविजुअली टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। सो अगर हमने बात करनी है एस्से के पेपर की, तो एस्से के पेपर में ऐसे नहीं है कि उसने आपको जी फलाने सब्जेक्ट में से टॉपिक निकाल दिया, ऐसा नहीं है। 3 डोमेन्स हैं हमारे पास। पहली है आपकी इंटरनेशनल, दूसरी है नेशनल और तीसरी है रिफ्लेक्सिव। तो आपको ऐसे आता है उन चीजों में से जो कि इंटरनेशनल कंसर्न की है, आपको ऐसे उनमें से आता है जो कि नेशनल कंसर्न की है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, आपको उसमें से टॉपिक आता है। और तीसरे नंबर पे आपको टॉपिक आता है जो कि होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ऐसे वो एस्सेज होते हैं जिसमें आपको किसी ऐसी बात पे, किसी ऐसे इश्यू पे रिफ्लेक्ट करना है व्हिच इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंसान जो है वो कौन सी सोसाइटी में बैठा है, लो इनकम कंट्री में बैठा है, मिडिल इनकम कंट्री में बैठा है या हाई इनकम कंट्री में बैठा है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान जो है वो दुनिया के किस खित्ते से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, कौन सी सदी में है। रिफ्लेक्सिव ऐसे वो मसाइल होते हैं जो कि हर अहद के, हर दौर के इंसान के मसाइल हैं। सो हमें ये 3 रियलम्स हैं जिनमें से ऐसे आता है। इन 3 एरियाज को कवर करने की जरूरत पड़ती है। बाकी आप जौन सा भी सब्जेक्ट रखते हैं और आपकी जौन सी भी बैकग्राउंड है, इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन वन वे और अनदर इन योर इंग्लिश पेपर्स। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना कि आपका लिटरेचर का लेक्चर, आप सोचेंगे लिटरेचर की बैकग्राउंड चाहिए, सो फिर लिटरेचर की बैकग्राउंड वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको लिटरेचर पे एस्से कितनी दफा आता है? एक एस्से आया था, लिटरेचर इज द लोनली प्लैनेट ऑफ द आइडियलिस्ट, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर नहीं था। जब हम कहते हैं कि लिटरेचर इज द लोनली प्लैनेट ऑफ द आइडियलिस्ट, तो वो तो लोनली प्लैनेट किसी भी लिटरेचर के बंदे की आइसोलेशन हो की सेफ हेवन हो सकती है। सो वो लिटरेचर कुड बी पंजाबी, दैट कुड बी पश्तो लिटरेचर, दैट कुड बी सिंधी लिटरेचर, दैट कुड बी एनी लिटरेचर। सो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा था। एग्जामिनर हैज सेट अ पेपर जिसमें वो बात कर रहा है लिटरेचर की, कि लिटरेचर जो है
वो तन्हा रूहों को कैसे एक आमाजगा देती है, एक सुकून की जगह देती है, एक जगह देती है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, रोम अबाउट कर सकते हैं। सो आपको एज सच इंग्लिश लिटरेचर पे सवाल नहीं आता। इसी तरह एक और टॉपिक आया था, रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, अब रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट हैज टू डू विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन ये इकोनॉमिक्स कि बच्चे अगर हमारे पास बैठे हो तो ऑब्वियसली दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट दिस पेपर, दिस क्वेश्चन, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी थी तो आप ये एस्से जो है वो कर ही नहीं सकते। ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। एस्से में जो आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे जनरल नॉलेज के होते हैं, भले वो इंटरनेशनल हो भले वो नेशनल हो। अब अगर वो आपको CPAC देता है, अब आप सोचेंगे CPAC करने के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन पता होने चाहिए, नहीं। CPAC की डिबेट हमारे मुल्क में मुसलसल चल रही है, तो CPAC के ऊपर बात करने के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने ग्लोबल वार्मिंग पे बात करनी है तो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। these topics, these issues are included into your journal knowledge, और आप इन इश्यूज को देखते हैं, इन पे बात हो रही होती है। फर्क ये होता है कि आपने इनके बारे में एक ओपिनियन फॉर्मुलेट ही किया होता। पेपर में वो आपसे पूछता है कि भाई आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, व्हाट इज योर ओपिनियन, इज इट अ मिथ, इज इट अ रियलिटी? जेंडर इक्वालिटी है भी या नहीं है? जो है, अगर वो इक्वालिटी नहीं है तो वो क्या है? आपका अपने सराउंडिंग्स के बारे में क्या ओपिनियन है? हाउ डू यू लुक एट इट? अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पास्ट पेपर्स में आया था, इन दिस कंट्री रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग। अच्छा ओके, अब हमारी एक कॉमन परसेप्शन है, वी पाकिस्तानीज, वी आर वेरी पेसिमिस्टिक। हम कलेक्टिव ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं, अब मैं बैठी हूँ ना, मैं सोचूंगी कि आई शुड थ्राइव, my family should thrive, my children should thrive, we should prosper, we should accumulate wealth, we are working for our own personal gains। so हम में से कोई भी जो है वो national gains की बात नहीं करता। we don't talk about national gains, we don't talk about national growth। so हम इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ट्रिवियल है, बहुत बेसिक है। so जब तक हम कलेक्टिवली सोचेंगे नहीं, हम कलेक्टिवली ग्रो कैसे कर सकते हैं? हमें नेशन बिल्डिंग करनी होगी जब हम सोचेंगे दैट वी आर अ नेशन, वी आर इन दिस टुगेदर। ये सोचने की समझने की जरूरत है। सो वो हमें टॉपिक देते हैं, इन दिस कंट्री रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग। अब हमारी एक परसेप्शन है, हम कहते हैं इस मुल्क में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये दिस कंट्री इज गोइंग डाउन द ड्रेन, तो यहाँ पे तो सब कुछ ही खराब है, करप्शन है, ये है, वो, हर आदमी खराब है, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अब अगर हमारी ये परसेप्शन है और हम पेपर में बैठे हैं तो हम टॉपिक देखेंगे, हमें लगेगा हमें इस टॉपिक के बारे में पता है। क्या पता है आपको इस चीज के बारे में कि दिस कंट्री रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग? डू यू नो दिस कंट्री? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पाकिस्तान एज अ जियोग्राफिकल पीस ऑफ लैंड? डू यू हैव एनी आइडिया कि ये कैसा लैंड है? डू यू नो हाउ दिस लैंड, पीपल एंड सोसाइटी वर्किंग टुगेदर? इसकी क्या रहा है? इसकी आपको हिस्ट्री भी नहीं पता। चलो हिस्ट्री को छोड़ो, आप मुझे ये बता दें कि इसमें हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पे हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास स्टोन्स हैं, कौन से हैं, क्या चीज है हमारे पास? हमें पता ही नहीं। हमें हमारे अपने मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो वी डोंट नो, वी डोंट हैव इनफ नॉलेज। और फिर रीजन से क्या बुरा? कंट्री का तो चलो आपको पता ही नहीं ना, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट अबाउट रीजन? रीजन क्या है? इज इट अ लॉजिक? सो लॉजिक तो हर चीज में है, हर चीज का एक मेथड है। सो अगर हम बैठे हुए हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमें एड मिल रही है या एड नहीं मिल रही, वर्ल्ड बैंक की सैंक्शंस आ रही हैं, IMF की सैंक्शंस आ रही है, उसका कोई रीजन है ना, कोई लॉजिक है। सो हम किसी चीज को तो फॉलो कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। सो हम ये तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन का भी तो कोई तरीका होगा ना। डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही होगी, मनी जो हमारी करेंसी है, रुपी जो है, उसकी डेप्रिशिएट कर रही होगी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज सिस्टमैटिक है। और अगर आप इस तरह की चीजों को लॉजिकल नहीं समझे, जैसे हम सिस्टम कहते हैं, सो पाकिस्तान में अगर करप्शन भी हो रही है, पाकिस्तान में लोन लेते हैं, लोग लोन माफ करा देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है सब कुछ। सो आपके पास एक तरीका है हर चीज को करने का। भले आपने पॉलिसी में लूप एंड होल रखा, भले आपने लोगों को डिसीव किया, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सो रीजन तो है। अब पेपर में वो चेक करता है कि हाउ डू यू परसीव दिस सोसाइटी, हाउ डू यू परसीव दिस इशू, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, एंड द मोमेंट
क्लीशे सी बात है, ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो वो लोग जो देखते हैं कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, उसका मतलब ये है कि वो पेसिमिस्टिक होते हैं, तो दे लुक एट दी लेस होपफुल और पेसिमिस्टिक साइड ऑफ थिंग कि किस चीज की कमी है। और जो लोग कहते हैं जी ग्लास आधा भरा हुआ है, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो देखते हैं कि पॉजिटिव साइड क्या है। दैट इज राइट। लेकिन जब हम एज अ कैंडिडेट देखते हैं और आपको देखा जाता है एज अ कैंडिडेट, तो जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। सो आपको प्रॉब्लम नहीं जाती, प्रॉब्लम है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, यू विल सॉल्व इट। इफ यू आर अ ट्रबल मेकर, इफ यू आर पेसिमिस्टिक, आपको दिया जाता है प्रॉब्लम के जी सुबह बनाना है, आप कहते हैं जी सुबह बन सकता है, बना देना चाहिए, नहीं बना देना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, यू आर नॉट श्योर एंड यू आर एक्चुअली अगेंस्ट एवरीथिंग। सो अगर आप सुबह बना रहे हैं तो आप कहेंगे जी फलाने लोग कह रहे हैं जी सुबह बना दो, जबान में बना दो सुबह, सुबह जो है वो जो एथनिसिटी में बना दो सुबह, जिस चीज पे बन रहा बना दो। यू वोंट हैव अ लॉजिकल प्लान और फ्रेम ऑफ वर्क जिसके थ्रू आप चीजों को मटेरियलाइज कर सकें। सो आपको आपकी ज़हनी हेल्थ को चेक किया जा रहा होता है एज अ कैंडिडेट। ये तो नहीं होगा कि आपको सिस्टम में रखा जाए तो कल को आप ट्रबल मेकर बन जाए, प्रॉब्लम क्रिएट करें, नॉट ओनली फॉर योर ओन सेल्फ बट आल्सो फॉर द होल सिस्टम। सो एसए का पेपर जो है वो आपको चेक करता है एज अ कैंडिडेट, आपकी अप्रोच क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी इंक्लिनेशंस क्या है। सो आपको सवाल आता है एसए में, आर मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स। सो आप कहते हैं जी मॉडर्न वॉर तो होली नहीं है क्योंकि उसका एजेंडा जो है वो रिलीजियस नहीं है। अब जो पहले वाली वॉर्स थी वो होली थी, एंड फ्रॉम प्रीवियस वॉर्स बिकॉज वी आर मुस्लिम्स और हमारी हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, यू सिंपली गो बैक टू गज़वास एंड यू स्टार्ट प्रूविंग योर पॉइंट कि जो गज़वास थे ना वो तो बहुत अच्छे थे और वो रिलीजियस वॉर थी, और जो मॉडर्न वॉर है वो रिलीजियस नहीं है। रिलीजियस वॉर में, होली वॉर में गज़वा शामिल है, लेकिन उसमें क्रूसेड्स भी शामिल है, उसमें वो सारी जंगें शामिल है जो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स ने लड़ी। हर वो जंग जो कि मजहब के नाम पर लड़ी गई वो होली वॉर में शामिल है। फर्क ये है कि मॉडर्न डे वॉर में रिलीजन को एजेंडा नहीं बनाया जाता बल्कि इकोनॉमिक गेम्स को एजेंडा बनाया जाता है। और हम बात करते हैं कि व्हाट आर द गेम्स। सो गेम्स की सेंस में, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की सेंस में बात की जाती है, एंड देन वी हैव दीस इकोनॉमिक जोन्स, और हम देखते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक जोन है, इसमें ऐसे हो रहा है, इस इकोनॉमिक जोन, तो हमारे सामने प्रॉक्सी वॉर आ जाती है। लेकिन आप एज अ कैंडिडेट किसी टॉपिक को कितना समझते हैं और आपकी किसी चीज के बारे में जर्नल नॉलेज कितनी है, एसए के पेपर में इस चीज को चेक किया जाता है। सो आपको जो टॉपिक दिए जाते हैं वो जनरल होते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होते। सो ऐसा नहीं है कि जेंडर के ऊपर टॉपिक दिया है तो जेंडर स्टडीज वाला बच्चा ही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुछ एरियाज को कवर करना है, ठीक है। मैंने आपके ये एसए वाले लेक्चर्स के अंदर 10 एरियाज रखे हैं जिन्हें आपने कवर करना है। उन 10 एरियाज में से ही टॉपिक आता है जिन्हें मैंने देखा है कि कौन से टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। अगर आपने कवर कर लिया है जेंडर को, तो वो भले आपसे पूछे कि पाकिस्तान में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, वो भले आपसे पूछे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और रियलिटी, या वो आपसे पूछे कि पाकिस्तान में औरतों की क्या पोजीशन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, या थर्ड जेंडर का क्या स्टेटस है, you are in a position to handle that topic. So ये तो आपकी पहली बात है कि आपने ये नहीं सोचना कि मैं इस सब्जेक्ट को, ऑप्शनल को इसलिए प्रेफर कर लूँ, इसलिए ऑप्ट कर लूँ क्योंकि मेरा एसए इसमें से निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब हमारे सामने एसए के टॉपिक्स आते हैं तो उसने हमें 12 टॉपिक्स क्यों दिए होते हैं, 10 से ज्यादा टॉपिक्स ही देता है ना। ये तो आपका 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें वो आपको 3 से लेके 5 टॉपिक्स तक दे देता है। अगर हम आपके 100 नंबर के एसए के पेपर की बात करें तो उसमें वो 10 से ज्यादा टॉपिक्स ही देता है। सो जब हम बात करते हैं कि 10 से ज्यादा टॉपिक्स देता है तो फिर वो एक रेंज कवर कर रहा होता है। उस रेंज में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको कितना पता है किस चीज के बारे में, यू कैन पिक अ टॉपिक। लेकिन जब आप पेपर में बैठे हुए डिसाइड करते हैं कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, तो आपने सोचना क्या है। आप 10 टॉपिक्स में से आपके पास 3-4 टॉपिक्स होंगे जो आप, यू विल फील कंफर्टेबल दैट यू आर इन अ पोजीशन टू राइट अबाउट दीस टॉपिक्स, बट देन आपने अपने आप से पूछना है कि मैंने इस टॉपिक को शुरू कैसे करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले की बात यह है कि आपने ये देखना है किसी चीज को पढ़ के कि मैंने इसे शुरू कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट दिस डिस्कशन। सो हमारे पास एस्से के 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज इंट्रोडक्शन, द अदर वन इज बॉडी एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन। तो जो स्टार्ट ऑफ द एस्से उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं,
मिडिल ऑफ द एस्से को बॉडी कहते हैं और एंड और टेल ऑफ द एस्से को हम कंक्लूजन कहते हैं। अब जब हम स्टार्ट करने की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर 3 हिस्से होते हैं, अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट, रिव्यू। अटेंशन कैचर वो चीज है जिससे आप एग्जामिनर को इंटरेस्टेड करते हैं। You want to gain the attention. You are seeking the attention of the reader, of the examiner. So you want to make that person interested in whatever you are saying. So what you would do, you would give something which is, which hits the person, hits the examiner as a human being. You are offering something which is very interesting. You are asking a question. There are 5 different ways of writing an attention catcher. अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आप अखबार टीवी पर देख रहे हैं और टीवी में सडनली आपको कोई कहता है कि जी दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ, आप रुक जाते हैं, दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ। अच्छा, आपको पता चलता है क्या आपने कभी सोचा, अब आप रुक गए कि क्या सोचा। You are given a position जो कि आपको इंटरेस्टेड बना देती है। मैं हमेशा एस्से के इंट्रोडक्शन में जावेद चौधरी की मिसाल देती हूँ कि हम जावेद चौधरी का प्रोग्राम देखें तो जावेद चौधरी का प्रोग्राम शुरू होता है, वो कहते हैं एक दफा का जिक्र। अब आप जावेद चौधरी के पॉलिटिकल व्यूज के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि जावेद चौधरी आपका ओपिनियन लीडर है या नहीं है। उस चीज को अगर हम साइड पे करें तो आपने जावेद चौधरी का प्रोग्राम देखा, आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया, देखा नहीं, आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया, उसने एक वाक्य बताया, आपने 2-3 मिनट का वो वाक्य सुना, अब ब्रेक हो गई। You are interested, you are still watching the same channel, ब्रेक खत्म हुई, आपने सुना कि उसने उस वाक्य को अपने उस दिन के प्रोग्राम के साथ रिलेट कैसे किया। जावेद चौधरी के प्रोग्राम की जो बिगिनिंग है, जो इंट्रोडक्शन है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है वाक्य। जब हम अपने एस्से को एक वाक्य से शुरू करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बिगिनिंग होती है, लेकिन उसके लिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज चाहिए। जब तक हमारे पास हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम अपनी एस्से राइटिंग में काम नहीं कर सकते, हमें कुछ गेन नहीं होगा। अगर हमने एनेक्डोट लिखना है, एनेक्डोट लिखने के लिए हमें हिस्ट्री चाहिए, लेकिन एनेक्डोट इज वन वे। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो हम एस्से शुरू नहीं कर सकते। हम एस्से को क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, हम एस्से को स्टैटिस्टिक्स से शुरू कर सकते हैं, हम एस्से को सपोजिशन से शुरू कर सकते हैं, और हमारे पास एक तरीका जो कि बहुत कॉमन है, जो कि आपने बचपन से सीखा है, वो है कोटेशन। जब आप अपने एस्से को मैट्रिक में या इंटर में कोटेशन से शुरू करते थे तो कोटेशन वाला मतलब जो स्टार्ट है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अटेंशन कैचर। लेकिन कोटेशन से भी शुरू करना तो मसला है। अब मैं बच्चों को देती हूँ डेमोक्रेसी के ऊपर एस्से, बच्चा कोटेशन लेकर आता है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब भले ही नेल्सन मंडेला ने कहा हो, इस बात की वैल्यू, इसकी एकेडमिक वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये क्लीशे है। तो आपने कोट देनी है तो कोट आप वो देते हैं जो कि रिडंडेंट ना हो, जो कि ट्राइड ना हो, घिसी-पिटी ना हो। आपको कोटेशन देनी है जो नई हो, कोटेशन देनी है जो स्ट्राइकिंग हो। अब वो चीज जो सबको पता हो वो तो कोट नहीं होती। कोटेशन के ऊपर आप अलग से काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना एस्से शुरू करना है, आपने एक अटेंशन कैचर दिया जिससे आपका रीडर जो है वो इंटरेस्टेड हो गया। उसके बाद आप देते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस से मुराद है एस्से और स्टेटमेंट से मुराद है आपके एस्से की स्टेटमेंट। आपके एस्से की स्टेटमेंट क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप? जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, आप क्या कहना चाहते हैं? इज इट अ मिथ और इट इज नॉट अ मिथ? और अगर ये मिथ है तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है इसके मिथ होने के बारे में? जैसे कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है क्योंकि हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनली men and women are equal in Pakistan, but when we look at the dynamics of society, when we look at Pakistani society, we feel that women are marginalized and they are deprived of their very basic human rights. That is my contention, that is my argument कि basic human rights नहीं मिलते औरतों को। Let's say right to education, right to education अगर हमें डिसाइड करना है बेटा और बेटी में से, so most of the Pakistanis are going to prefer education for the boys, not for the girls. और अगर हमें बजटिंग करनी होगी तो हम बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बेटे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बेटी को अच्छे स्कूल में नहीं भेजेंगे। These are generalizations, ये एक जनरल टेंडेंसी है। थीसिस स्टेटमेंट आपके एस्से का मेन आइडिया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में।
ब्रीफ समरी से मुराद है कि आप अपने एसे में जिन चीज़ा चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं, जिन मेन चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं, आप उनकी बात कर देते हैं, ठीक है। प्रीव्यू आपके एसे की एक ब्रीफ समरी होती है कि आप अपने एसे में क्या कहने वाले हैं, आपने जिन चीज़ों की बात की है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, मेन चीज़ें कौन सी हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो आप उसमें बात करते हैं कि जी मिथ है ये। आपने ये तो आपने कह दिया कि ये मिथ है क्योंकि हमें मुआशरे में जो नजर आता है वो जेंडर इनइक्वालिटी है, ना कि जेंडर इक्वालिटी। अब आपने ये बात कर दी, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप सिंपली ये बताते हैं कि दिस एसे रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑन, अब आप बात किस चीज की करने वाले, पेट्रियार्कल वैल्यूज या नॉर्म्स इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। आप बात करने वाले हैं जेंडर्ड सोसाइटी की या जेंडर रोल इन अ सोसाइटी की। वायलेंस की बात करने वाले हैं कि हाउ वुमेन आर सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस इन सोसाइटी और हाउ दे बिकम अ विक्टिम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड the steps that have been taken by the government of Pakistan to eradicate or to improve the status of women in Pakistani society। आप जिन important बातों की, जिन important चीजों को डिस्कस करने वाले हैं ऐसे में आप प्रीव्यू में उनको शेयर कर देते हैं। यानी आपका प्रीव्यू जो होता है वो 2-3 जुमलों का होता है, एक जुमले का भी हो सकता है, लेकिन उन थोड़े से जुमलों में आप अपने ऐसे की एक हिंट देते हैं। अब आपने इससे शुरू कर दिया, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया कि आप अटेंशन कैचर देते हैं, थीसिस स्टेटमेंट देते हैं, प्रीव्यू देते हैं, लेकिन आप अटेंशन कैचर के बगैर भी ऐसे को शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट से। एक हमारे ना बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमारे बच्चों को लगता है कि बस जो बता दो ना वही होता है, ऐसा नहीं है। राइटिंग में ऐसा नहीं है, राइटिंग फ्लेक्सिबल है। अगर मैं राइटिंग कर रही हूँ ना तो मेरे पास मार्जिन है, बिकॉज आई एम अ राइटर। मैं अपनी राइटिंग में जैसे मेरा दिल करे चीजों को शेप अप कर सकती हूँ, मैं वायलेट भी कर सकती हूँ स्टैंडर्ड्स को, दैट इज टोटली अप टू द राइटर। अब मैंने रजी आपदी साहब से ऐसे जो है वो पढ़ा हुआ है, तो आपदी साहब कहते हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, आपदी साहब कहते हैं, और ही हैज मेंटोर्ड so many people, like you can't even imagine कि रजी आपदी साहब ने कितने लोगों को मेंटोर किया। रजी आपदी साहब से आप पूछे तो वो कहते हैं कि ऐसे को डायरेक्ट शुरू करते हैं थीसिस स्टेटमेंट से। ही इज राइट, आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट से, आप टू द पॉइंट होके शुरू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वेरिएशन ला सकते हैं। दैट आई पर्सनली बिलीव कि अगर एक पेपर के अंदर 12,000 बच्चा बैठा है, हाउ एम आई गोइंग टू मेक माय मार्क एज अ स्टूडेंट, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है। दैट एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ एसे इज अटेंशन कैचर, सो आई वुड राइट एन अटेंशन कैचर, चाहे मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, एक्स्ट्रा मटेरियल गेन करना पड़े, आई वुड फोकस ऑन माय अटेंशन कैचर, ठीक है। हमें कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं, और अगर पेपर में फर्ज करें कि आपके पास कोई अच्छा अटेंशन कैचर नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक के बारे में पता है, आप डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं। राइटिंग इज फ्लेक्सिबल, आपका पेपर आपकी राइटिंग और आपके एक्सप्रेशन के बारे में है, यू कैन मोल्ड इट द वे यू लाइक इट। हम जब इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर हम बॉडी पे जाते हैं। बॉडी में हमने उस टॉपिक को थॉरली डिस्कस करना होता है, जैसे यही है जेंडर इक्वालिटी में, तो आप डिस्कस करेंगे कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, सेक्स इज बायोलॉजिकल मेकअप, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। तो हमारे पास बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो हम जब जेंडर के लेंस से मुआशरे में इंसान को देखना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इंसान तो इंसान होते हैं। तो ये नहीं होता कि अगर आप मुझे गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं तो आप कहेंगे ये औरत है, ये क्या चलाएगी। अच्छा, अब आपने क्लासेस पढ़नी है, आपने कहा ये तो औरत है, ये क्या पढ़ाएगी, ये इसे कहते हैं जेंडर्ड पर्सपेक्टिव। आपने जेंडर्ड कर दिया हर चीज को, आप मेरी जेंडर से मेरी क्वालिफिकेशन को और मेरी एबिलिटीज को जज कर रहे हैं। जेंडर पे अब आपने डिस्कशन शुरू की, आपने ये वाली बात करी, आप इसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर सकते हैं, मेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करेंगे, आप डायनामिक्स की बात करेंगे, किसी मीड जैसे किसी सोशियोलॉजिस्ट को ले आएंगे जो आपको जेंडर के बारे में बताता है कि जेंडर जो है बताती है कि ऐसे जेंडर जो है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता है, ठीक है। बॉडी जो है दैट इज योर डिस्कशन। फिर आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करेंगे कि 100 मिलियन, मोर देन 100 मिलियन वुमेन है, मोर देन 100 मिलियन मेन है। आप बात करें लिटरेसी रेट की, औरतों में लिटरेसी रेट आदमियों से कम है। आप वोटिंग में टर्नआउट की बात करें, औरतों का कम है आदमियों से। एजुकेशन की हर चीज में, आप जहां पे भी, हेल्थ में, औरतों में वो चीज कॉम्प्रोमाइज होगी। अब बॉडी में आपने उस टॉपिक को थॉरली डिस्कस करना है, जो
जाता है, बहुत अच्छा, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन कह रही हूँ, वैसे आपका इंट्रोडक्शन इससे कम हो जाता है। सो आपका 150, 200 ये दैट इज द बॉटम लाइन कि आपका 150 से 200 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन हो। 150 से 200 से मुराद है 2 पैराग्राफ्स, और अगर आप एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हैं दैट वुड बी 1 लॉन्ग पैराग्राफ। सो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तो बहुत खींचा आपने, तो 300 वर्ड्स का होगा। आपका कंक्लूजन आपका 100 वर्ड्स का होता है, 150 वर्ड्स का होता है, तो ये कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन मिला के तो टोटल 500 वर्ड्स बनते हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ योर एसे? आई एम नॉट सेइंग कि 3000 वर्ड्स का एसे है तो आप 3000 वर्ड्स का एसे ही करेंगे। 3000 वर्ड्स के एसे से मुराद है अगर आप 2500 को टच करते हैं दैट इज फाइन, ठीक है। सो हमारे पास हमने एक देखना है कि एक्सेप्टेबल क्या है। सो एक्सेप्टेबल 2500 के नियर अबाउट होगा, ठीक है। सो आपने तो जो 2000 वर्ड्स की मजीद डिस्कशन करनी है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ योर एसे। सो बॉडी ऑफ योर एसे में आप टॉपिक को हर डायमेंशन से डिस्कस करते हैं। फिर आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सम अप करते हैं, दैट इज ट्रू कि आप सम अप करते हैं कि पहले क्या बात की गई और आपने उस सारे को अपने अल्फाज में लिखना है। लेकिन इसके अलावा कंक्लूजन जो होता है वो एक रिमार्क भी होता है जिसमें आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को टच करते हैं, यानी जो चीज आपने शुरू में आपने डिसाइड किया था कि मेरा ये स्टांस है, अब आपने उसको प्रूव कर दिया। सो आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं एंड देन यू प्रेडिक्ट समथिंग। तो वो जो मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल शुरू में कहा था कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक बंदे हैं या पेसिमिस्टिक बंदे हैं, ये आपका एसे बताता है। एसे जो है ना ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग डिटरमिन करता है कि आपकी अप्रोच क्या है जिंदगी की तरफ, मुआशरे की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, इवन ब्यूरोक्रेसी की तरफ। सो आप जब कंक्लूजन में जाते हैं सो यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स, प्रेडिक्ट समथिंग, प्रेडिक्ट अ बेटर पाकिस्तान, predict a prosperous Pakistan, predict a more peaceful country, more peaceful international community, predict a better human society. Always make a prediction. So conclusion तक जाते जाते बच्चा ड्रेन हो जाता है। भाई जाहिर बात है 3 घंटे का पेपर है, आपने अपना वो लिखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, एसे लिखा है, कंक्लूजन में यू विल बी एम्प्टी, यू वोंट हैव एनीथिंग टू शेयर। उस पॉइंट में आप क्या शेयर करेंगे? यू वांट टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू द एग्जामिनर। आखिरी पॉइंट पे आप एग्जामिनर का माइंड बदलना चाहते हैं, ऑफर हिम अ कोटेशन इन योर कंक्लूजन, ताकि वो एंड पे जाके जब पढ़ेगा यू आर ऑफरिंग समथिंग जो कि कोई और ऑफर नहीं कर रहा। एग्जामिनर कंसिडर करता है कि आपने आखिरी पेन की स्ट्रोक तक कितनी एफर्ट पुट इन की है। सो अगर आप मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मोटिवेट कर लेते हैं, एग्जामिनर को एज अ ह्यूमन बीइंग टच करते हैं, तो वो आपको मार्क्स देता है, ठीक है। सो कंक्लूजन जो होता है दैट इज प्रेडिक्शन। सो हम जब एसे को देखते हैं तो एसे में इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। हमने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में सेपरेटली काम करना है। हम अटेंशन कैचअप पे अलग पढ़ेंगे, थीसिस स्टेटमेंट को अलग देखेंगे, प्रीव्यू और थीसिस स्टेटमेंट को हम इकट्ठे देखते हैं। सो हम इंट्रोडक्शन को, बॉडी को, कंक्लूजन को पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सारा लैंग्वेज के ऊपर भी काम कराऊं, क्योंकि एसे के पेपर में आपकी लैंग्वेज चेक जरूर होती है, लेकिन एसे के मॉड्यूल में बैठ के हम लैंग्वेज पे काम नहीं कर सकते। मैं ये प्रिज्यूम करती हूँ कि मेरा एसे की क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट जो है उसको ऑलरेडी लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल है। दैट पर्सन हैज डेवलप्ड और इज अ फॉर्मेटिव फेज ऑफ डेवलपिंग एक्सप्रेशन। तो आप अपना एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं और मैं उससे आगे आपको लेके चलती हूँ कि कैसे आप अपने एक्सप्रेशन से, कैसे अपने एक्सप्रेशन को फर्दर पॉलिश कर सकते हैं। जो हम जिस चीज पे काम करेंगे वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ जो है वो एक आइडिया को एक्सप्लोर करता है, तो हमें 4-5 जुमले मिलते हैं जो कि एक ही आइडिया की बात कर रहे होते हैं, जो कि हमारा पैराग्राफ होता है। सो पैराग्राफिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एसे की बात करते हैं। अब अगर आपने अलग से सीखना है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो आप में से वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी मेरी प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की लेक्चर्स अटेंड किए हैं, दे ऑलरेडी नो, एंड दोज हु हैवंट डन इट, आई एम नॉट persuading you that you should go and attend my Presi and composition class, but read about sentences from anywhere. I personally suggest Brennan Martin. Brennan Martin is a very good book when it comes to your sentences and when it comes to your grammar. So आप Brennan Martin से करें, किसी भी अच्छी ग्रामर से सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, and please don't use our translated version of any grammar to learn or to read about it,
बिकॉज अगर आप उर्दू में या अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, आप उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। सो इंग्लिश की ग्रामर को इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी अच्छी किताब से आप सेंटेंस को सीख सकते हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पैराग्राफ राइटिंग एंड वी हैव टू सी कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, एंड देन वी शुड बी डूइंग इनफ प्रैक्टिस ताकि हम उस डाटे को लिख सकें और अपने एक्सप्रेशन को डेवलप कर सकें। That is all in this lecture. We have discussed introduction, body and conclusion and the dynamics of essay writing, so that before delving into all these things, before discussing all these things, you should have an idea कि actually हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये fall कैसे करती हैं और essay का overall जो है उसकी शक्ल कैसी होती है। Thank you so much. I'll see you in next video.